स्वागत है आपका मिलर टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आजम। 7 सितंबर 2022 को कांग्रेस पार्टी अपने पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा पर निकली। 7 सितंबर से एग्जैक्ट 4 महीना पीछे जाएं तो 5 मई 2022 को कन्याकुमारी से 2500 किलोमीटर उत्तर पूर्व में यानी बिहार में एक और पदयात्रा निकाली गई जिसका नाम था जन स्वराज पदयात्रा और जिसके सूत्रधार थे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर तब से लेकर अभी तक वो पदयात्रा कर रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर के आचार संहिता लागू हुई तो वो पदयात्रा रोके हुए हैं, लेकिन अलग अलग चैनल्स को वो इंटरव्यू दे रहे हैं और चूंकि जिस तरह से वो बात कर रहे हैं वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं उनको लेकर के और ख़ासतौर से वो बिहार से आते हैं, तो इसको लेकर के मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मिलर टाइम्स के चीफ एडिटर शम्स तबरेज़ कासमी। शम्स तबरेज़ कासमी से बात करना इस मुद्दे पर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये भी बिहार से आते हैं और प्रशांत किशोर भी बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। तो क्या बात है, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। आप बिहार से हैं और आपके बिहार में एक बदलाव की बयार अकॉर्डिंग टू प्रशांत किशोर कहें तो चल रही है, लेकिन वो सब उन सब पर आएंगे। आजकल में उनका 2 बड़ा बयान आया है लोकसभा चुनाव को लेकर के। सबसे पहले बड़ा बयान ये आया है कि वो कह रहे हैं कि 300 से कम सीटें बीजेपी को नहीं आ रही है, बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ बल्कि उससे ज़्यादा सीट के साथ सरकार में आ रही है। दूसरा उनका स्टेटमेंट ये है कि कांग्रेस पार्टी 3 अंकों के सीट में नहीं पहुंच पाएगी, मतलब 100 सीटें कांग्रेस पार्टी को नहीं आएगी। पिछली बार 52 आई थी तो उसी के आसपास इर्द गिर्द में सिमट के रह जाएगी। आप जर्नलिस्ट हैं, आप चीज़ों को कवर करते हैं, आप बिहार से हैं, तो आपका इस पर मतलब क्या सोचना, आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर ने खुद अपने पाँव में खुद से कुल्हाड़ी मार लिया है। प्रशांत किशोर की जो हैसियत थी, अब तक जिस हवाले से जाने जाते थे कि वो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए काम करते हैं, सर्वे कराते हैं, एक टीम हायर कर रखा है, किसके हक़ में माहौल बनाना है और किसके हक़ में माहौल को घटाना है, किसको फ़ायदा पहुंचाना है, एक पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजी होती है, जो पॉलिसी होती है वो बनाना है। लेकिन बीच में जब प्रशांत किशोर ने अपनी पदयात्रा शुरू की, जन स्वराज को एक्टिव किया, जिसका आपने इंट्रो में जिक्र किया, बिहार के मुख्तलिफ ज़िलों में, इलाकों में गए, मुख्तलिफ जगहों पर उनकी गाड़ियाँ घूम रही है, साफ दिखा के अब वो जो उनकी जो रोज़ी रोटी का मसला था, उनका जो काम था, उनका जो प्रोफेशन था, उसको छोड़ करके वो सियासत में आ रहे हैं। लेकिन अपने इंटरव्यू के ज़रिए एक मरतबा फिर उन्होंने साफ कर दिया कि वो सियासत करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनका जो पुराना काम था या उनका जो पुराना बिजनेस था वो उसी डगर पर लौट आए हैं। उनका आज भी यही काम है, पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजी बनाना, पॉलिसी बनाना, माहौल बनाना और ये बताना कि किसकी कहाँ जीत होगी, कितनी सीटें आएगी। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर की तरफ बिहार के लोग उम्मीद की निगाहों से देख रहे थे कि लंबे अरसे से बिहार में 2-3 लोगों की सियासत रही है। कांग्रेस की सियासत का खात्मा हुआ 1990 में, जनता दल पार्टी का दौर आया, फिर राष्ट्रीय जनता दल आई, फिर 2005 में एनडीए की सरकार बनी। तो उधर आरजेडी की सरकार रही या एनडीए की सरकार रही, बीच में आरजेडी जदयू एक हो गई, कभी जदयू बीजेपी के साथ रही। लेकिन अब समझिए कि 15 साल और 20 साल 15-20 तकरीबन आप समझ लीजिए कि 30-35 सालों से 1990 से बिहार में इन्हीं लोगों की हुकूमत है। ये दोनों ज़ईफ़ हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। और प्रशांत किशोर जिस तरीके से बिहार में आते हैं, हर इलाके में पहुंचते हैं, तो लोगों को उम्मीद थी कि एक नया चेहरा बिहार में आएगा। जिस तरह नीतीश कुमार ने विकास का काम कराया, तरक्की का काम कराया, डेवलपमेंट के एक मुद्दे पर नीतीश कुमार ने काम किया जिसका हर बिहार का रहने वाला इतराफ़ कर रहा है। तो यही उम्मीद प्रशांत किशोर से थी। लेकिन अब जो उन्होंने इंटरव्यू दे दिया ना, तो उनकी जो इमेज बनी थी वो सारी इमेज ख़त्म हो गई। और फिर लग रहा है कि जिस तरह पहले वो बीजेपी के लिए काम कर रहे थे या कभी टीएमसी के लिए पैसा लेकर के काम करते हैं, इस तरह 2024 को लोकसभा चुनाव में भी वो यही काम कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं उनकी इमेज जो थी वो ख़त्म हो गई, अभी शुरू हुआ भी नहीं। वो कह रहे हैं कि जन स्वराज जो पदयात्रा उनका जो चल रहा है वो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव जब होगा तो पार्टी को रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और 243 के 243, इवन 242 भी नहीं, 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और किसी के साथ गठबंधन नहीं होगी। अगर उनको गठबंधन करना हो, जैसा आप बता रहे हैं कि वो एनडीए के लिए काम करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेंगे। तो वो तो ऐलान कर रहे हैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूँगा। देखिए, सियासत में किसी का जो जुमला होता है ना वो पक्का नहीं होता। मतलब आज कुछ और कहते हैं, कल वो कुछ और करते हैं। प्रशांत किशोर का अभी ऐसे कुछ पकड़ा नहीं गया है। नहीं, अभी तो सियासत में आए नहीं है ना वो। अभी जनता दल यूनाइटेड के साथ थे, वो छोड़कर निकल गए। जदयू ने अपनी पार्टी के नायब प्रेसिडेंट उनको बनाया था। तो जब वो अपनी पार्टी को बनाएंगे तो अब देखेंगे नीतीश कुमार के बारे में क्या कहेंगे। अब नीतीश कुमार कितनी मरतबा बोलते हैं कि मर जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, कभी बोलते हैं आरजेडी में नहीं जाऊंगा, है ना। प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार के उनके साथ तो रहे भी हुए हैं ना वो। तो अब प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं? प्रशांत किशोर का जो काम का अंदाज है, मैंने प्रशांत किशोर की टीम में
एक साहब हैं, उनका इंटरव्यू भी किया था मिला टाइम्स पर, तो उन्होंने खुद बताया कि प्रशांत किशोर इस वक्त बिहार के तमाम गाँव तक पहुँच रहे हैं, सिर्फ ज़िला नहीं, हर गांव को वो टच कर रहे हैं। उनके पास पूरा डेटा है कि बिहार में कुल कितने गांव हैं, कितने ज़िला है, कितना मुखिया है, कितना वार्ड मेंबर है, डेटा एनालिस्ट है, तो सारा उन्होंने तैयार कर रखा है। वो हर एक तक पहुंच रहे हैं। मुसलमानों तक पहुंचने के लिए अलग उन्होंने टीम बना रखी है, दलितों तक पहुंचने के लिए अलग टीम है, ओबीसी तक के लिए अलग टीम है, अपर कास्ट के लिए अलग टीम है, सबके साथ मुश्तरका मीटिंग करने के लिए अलग टीम है। सबके बीच वो उसी अंदाज की बात करते हैं। मुसलमानों के बीच वो जाते हैं तो उर्दू में उनका बैनर होता है, जमहूरियत में क़यादत की अहमियत। दलितों के बीच जाते हैं तो अलग बैनर होता है, अम्बेडकर साहब के का जो उनका जो मिशन था उसकी अहमियत क्या है, ओबीसी के अलग, हर जगह वो अलग अलग अंदाज से बात कर रहे हैं और सभी का वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिस गांव में जाएंगे वहाँ इनकी गाड़ी मिल जाएगी 2-4, हर इलाके में इनका पोस्टर बैनर लगा हुआ, टीम लगी हुई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको पैसा दे रहे हैं। 40,000 50,000 की सैलरीज पर इनके साथ लोग काम कर रहे हैं। भले वो दावा करते हैं कि हम पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए इनके साथ जुड़े हैं, लेकिन वो पेड है, वो सैलरी पे काम कर रहे हैं, बाज़ाब्ता उसके सबूत मौजूद है। उसके अलावा इन्होंने सोशल मीडिया पर अपने काम को बढ़ा रखा है, पूरी टीम लगा रखी है, उर्दू में इनका यूट्यूब चैनल चल रहा है। बिल्कुल, तो सवाल जो इतना बड़ा पैसा आपके पास कहाँ से आ रहा है? इनकी जो कंपनी है, उस कंपनी का जो मार्केट है, उसका जो कैपिटल वैल्यू इतना नहीं है कि आप इतना बड़ा खर्च कर सके। तो इतना जो आप खर्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास पैसा आ रहा है, फंडिंग आ रही है। अब कहाँ से फंडिंग आ रही है उसको समझिए। और मैं बहुत अहम बात कहने जा रहा हूँ, आप लोग भी इसको गौर से सुनिएगा। नैयर, बिहार में कांग्रेस थी, है ना, आज़ादी के बाद से तकरीबन कांग्रेस रही, बीच में जनता पार्टी आई, है ना। और कांग्रेस का जब दौर ख़त्म हुआ, ख़ासतौर पर भागलपुर फसाद के बाद 1989 के बाद, है ना, जगन्नाथ मिश्रा आखिरी उसके एक अच्छे चीफ मिनिस्टर थे। तो उसके बाद जनता दल या आरजेडी की सियासत शुरू होती है। लालू प्रसाद खुद 7 साल चीफ मिनिस्टर रहे, वो जेल गए तो उनकी पार्टी हुकूमत में रही, राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर बनती है। उसके बाद 2005 में पहले चुनाव में वहाँ सदर गवर्नर राज नाफिज हो जाता है, क्योंकि जो थे रामविलास पासवान, उनको 35-40 सीटों पर जीत मिल गई थी। वो मांग कर रहे थे कि एक मुसलमान को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। 2005 की बात, हाँ, ये फरवरी 2005 की बात है। लालू प्रसाद ने इस मांग को पूरी नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि वहाँ गवर्नर राज नाफिज हो गया। 6 महीने के बाद दोबारा चुनाव हुआ। दोबारा चुनाव हो जाने के बाद एनडीए की जीत हो जाती है और आरजेडी गठबंधन की हार हो जाती है। एनडीए की जीत के बाद नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनते हैं, जदयू वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। नीतीश कुमार ने 5 सालों में अच्छा खासा काम किया। उस काम का नतीजा ये था कि 2010 में जो चुनाव हुआ तो एक तरफा जीत मिली एनडीए को और आरजेडी का समझिए सोपरा साफ हो गया। आरजेडी को तकरीबन 20-22 सीटों पर जीत मिली थी, उससे ज़्यादा नहीं पूरे बिहार के 243 विधानसभा सीट में, तो एक बुरी हार थी। उसके बाद फिर एक नरेंद्र मोदी से इख्तलाफ हुआ, नीतीश कुमार का चूँकि भी चीफ मिनिस्टर की दावेदारी कर रहे थे, तो 2013 में ये अलग हो गए, है ना। इन्होंने उसको चीफ मिनिस्टर बनाया, का नाम है जितेंद्र राम मांझी को। 2014 की लोकसभा में अकेले चुनाव लड़े, 2 सीटों पर इनको जीत मिली। 2015 में फिर गठबंधन हो गया आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड का, जिसको महागठबंधन का नाम दिया गया। फिर सरकार टूटी बनती, एक खेल चलता रहा। और मजे की बात बताऊं, 2015 में जब ये गठबंधन बनी तो उस समय जो स्ट्रेटजी बनाने वाले थे वो प्रशांत किशोर थे। अब क्या हुआ, अब तकरीबन 20 साल से नीतीश कुमार अकेले बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। 2025 में तो हो जाएंगे ना। हाँ। बीच में तो एक दो बार वो नहीं रहे, जितेंद्र राम मांझी को बना दिया। बीजेपी अभी तक बिहार में अपनी ज़मीन को मजबूत नहीं कर सकी है, ये सच्चाई है। उसके अलावा बीजेपी ने जिस तरह धर्म के नाम पर यूपी में चुनाव को जीत लिया, हरियाणा में जीत लिया, बिहार में अभी भी जातवाद की सियासत हावी है और धर्म के नाम पर बिहार में बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती है। और नीतीश कुमार को बीजेपी पसंद नहीं कर रही, मजबूरी है नीतीश कुमार बीजेपी के लिए, क्योंकि उसके बगैर बीजेपी बिहार में अपनी सरकार नहीं बना सकती है। एनडीए उसका हिस्सा है। हाँ, आरजेडी की भी मजबूरी है हर के लिए। अब बीजेपी चाह रही है नीतीश कुमार का मुतबादिल पैदा करना बिहार में, कि कोई ऐसा चेहरा है जो नीतीश कुमार का मुतबादिल बन सके, जिस पर धर्म की सियासत करने का आरोप। मतलब बता दो, उत्तराधिकारी। हाँ, उत्तराधिकारी है ना, ये अल्टरनेटिव इंग्लिश में बात कर रहे हैं, उत्तराधिकारी। तो वो चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार का कोई अल्टरनेटिव आए, क्योंकि धर्म के नाम पर बिहार में सियासत नहीं हो सकती। तो उन्होंने प्रशांत किशोर को तलाशा, क्योंकि प्रशांत किशोर, मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी ने प्रशांत किशोर को तलाशा नीतीश कुमार के ऑप्शन के तौर पर, ये कह रहे हैं? हाँ, चूंकि बिहार में नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, बीजेपी बिहार में मजबूत होना चाहती है, तो उसके लिए उसने प्रशांत किशोर को तलाशा, प्रशांत किशोर को पैसा दिया, फंड दिया और कहा तुम जाओ लोगों के बीच। और जो कैसे कह सकते हैं जो कर रहे हैं, हाँ, मतलब मैंने जानने की कोशिश की है कि आप किसका वोट बैंक
लेना चाहते ये कोई हैं, गुप्त आप सूत्र किसके है बीच में जा रहे हैं, है ना? हाँ। कौन आपको सपोर्ट करेगा? तो जो बीजेपी का कोर वोटर है वो तो इनके साथ नहीं आने वाला है। जो बीजेपी का कोर वोटर है वो आरएसएस के कहने पर वोट करता है, 20-25-30% है जहां इशारा होगा। तो बकिया जो वोट है वो वोट कभी उसमें से जो वोट है वो आरजेडी के साथ है, तेजस्वी यादव के साथ है, कुछ वोट वो नीतीश कुमार के साथ है विकास के नाम पर। अभी जाकर के लोगों के बीच कर रहे हैं कि नीतीश कुमार 20 साल तक चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है, वो कभी भी कुछ कर सकते हैं। और ये लोग पर्सनल मीटिंग में उनके खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोल भी देते हैं कि उनके पास ये नहीं, उनकी पार्टी को तो हम ही चलाते थे, वो तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अब इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो नीतीश कुमार से बदजन किया जा रहा है। अब नीतीश कुमार का कोई जाति समीकरण तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार का बिहार में अच्छा खासा वोट बैंक है, फेस वैल्यू। तो वो जो नीतीश कुमार का फेस वैल्यू है, उनका जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक किसके साथ जाएगा? इनडायरेक्टली ये कहने प्रशांत किशोर के मतलब सवाल ये है कि नीतीश कुमार का जो फेस वैल्यू है, उनका जो वोट बैंक है, वो बीजेपी के साथ जा नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी अलग नाम से सियासत करती है। अब वो वोट बैंक या तो आरजेडी के साथ जा सकता है तेजस्वी यादव के नाम पर। तो उस वोट बैंक को हासिल करने के लिए कोई एक नया चेहरा आना चाहिए, जिस चेहरा पर कोई दाग न हो, जिसकी एक अच्छी इमेज हो, जिसमें जज्बा हो, जो बोलना जानता हो। तो इसलिए प्रशांत किशोर को वहाँ लॉन्च किया गया पॉलिटिक्स में, आप ये काम करो, उनको पैसा दिया गया। हाँ, बीजेपी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा। अब क्या होगा 2025 के चुनाव में? अभी 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे पूरा हो जाएगा, सरकार बनने के फौरन बाद प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को लॉन्च करेंगे एज अ पॉलिटिकल पार्टी, जन स्वराज का वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसके बाद 2025 के लिए कैंपेन चलाएंगे। तो जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है उसको अपने हक में करने की कोशिश करेंगे और बीजेपी को अंदाजा लग जाएगा कहाँ पर। उसके बाद बीजेपी 2025 में जदयू को अलायंस में रखने के बजाय सीधे सीधे प्रशांत किशोर को अपने अलायंस में रख लेगी। ये बड़ी बात इसलिए आप बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि बीजेपी जदयू के अलायंस में रखने की जगह वो जनस्वराज को रखेगी अपने साथ अलायंस। लेकिन जनस्वराज के जो सूत्रधार जो प्रशांत किशोर है, उनका साफ दावा है, ये क्लियर है कि भाई लिख के रख लीजिए, आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि मैं 243 के 243 सीटों पर मैं अकेले चुनाव लड़ने वाला हूं, किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा। मैं भी कह रहा हूं कि आप देख लीजिए, जब चुनाव आएगा तो पता चल जाएगा। अच्छा, ये यकीनी तौर पर भाजपा इनको साथ अपने अलायंस में रखेगी। जब पता चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, चुनाव से पहले देखिए अभी उसको जिम्मेदारी दी गई है। तो भाजपा देख रही है कि प्रशांत किशोर कितना मजबूत हो रहे हैं, ये कितना हावी है, किस तरह काम कर रहे हैं, कितना लोग इनके साथ जुड़े हैं। तो अगर बीजेपी को पता चल जाएगा कि अपनी अच्छी खासी इमेज बना चुके हैं, जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है उसको अपने हक में हम ले सकते हैं, तो फिर क्या करेगी बीजेपी कि इनको अपने अलायंस में शामिल कर लेगी और जदयू को या नीतीश कुमार को अलायंस से सीधे बाहर कर देगी। अभी भी बीजेपी उनको बाहर करना चाहती है क्योंकि नीतीश कुमार इधर से उधर हो जाते हैं, भरोसा नहीं है बीजेपी को, मजबूरी है नीतीश कुमार उनके लिए, जैसे आरजेडी के लोग मजबूरी बन जाते हैं। तो ये उनके साथ हो जाएंगे, उन पर एतमाद रहेगा और फिर जो नीतीश कुमार का वोट है इनके साथ आ जाएगा और बीजेपी आसानी से सरकार बना लेगी, बीजेपी का अपना चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। अगर बीजेपी को हो सकता है कि ये मुतबादिल नहीं साबित हो रहे हैं, है ना, या अल्टरनेटिव नहीं बन पा रहे हैं, अभी भी नीतीश कुमार बरकरार हैं, उनकी पार्टी में टूट फूट नहीं हुई है, तो फिर उनको कहा जाएगा कि अब तमाम सीटों पर चुनाव लड़िए। प्रशांत किशोर जो चुनाव लड़ेंगे, वोट काटेंगे, किसका वोट काटेंगे? मतलब कि हेड भी अपना और टेल भी अपना। टेल भी अपना। कई जगहों पर ऐसा किया जाता है, कुछ कमज़ोर पार्टियों को सामने लाया जाता है कि तुम खड़े हो जाओ, वोट काटो ताकि हम जीत सके। तो प्रशांत किशोर जो वोट काटेंगे वो यकीनी तौर पर जो वोट काटेंगे वो आरजेडी का वोट काटेंगे, सेकुलर वोट काटेंगे। बीजेपी वोट को प्रशांत किशोर नहीं लेने वाले हैं। उनकी बातों से आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, उनकी बातों से ऐसा लग रहा है, वो लोगों को मुतासिर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं बिहार में, वो आरएसएस को और बीजेपी को फ़ायदा, उनके लोग खुद बाज़ाब्ता कह रहे हैं, मेरी पर्सनल बातचीत हुई तो उनको ये कह रहे हैं कि हम जो काम कर रहे हैं तो बीजेपी और आरएसएस को यही लग रहा है कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं। हम आरजेडी को या तेजस्वी यादव की जो फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, क्योंकि क्या हुआ था कि आरजेडी बिहार में एक तरह से ख़त्म हो गई थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने आकर के आरजेडी में फिर जान फूंक दिया है। युवा उनके साथ जुड़ रहे हैं, उनकी रैलियों में भीड़ हो रही है और लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि लालू प्रसाद यादव का बेटा तेजस्वी यादव ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, काबिल नहीं है, उसके अंदर इतनी पॉलिटिकल सलाहियत होगी, वो इंग्लिश भी बोल लेगा। कितना मजाक उड़ाया था पिछले चुनाव में, याद होगा तेजस्वी यादव के खिलाफ जो मुद्दा बना हुआ था कि 9वीं फेल 8वीं फेल। इस बार कोई कह रहा है ये बात? नहीं बोल रहा है, कोई नहीं कह रहा है। अगली बार ये मुद्दा नहीं रहेगा। तो इन लोगों ने परिवारवाद की सियासत का जो इल्ज़ाम लगा था इन पर, उसको इन लोगों ने काउंटर कर लिया है। तो उसको कमज़ोर करने के लिए प्रशांत किशोर को लाया गया है, यकीनी तौर पर। चलिए, लाया गया है, हम इस पर फिर लौटेंगे, बिहार पर, बिहार की सियासत पर और प्रशांत किशोर पर और मुसलमान पर। लेकिन उससे पहले अभी लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। प्रशांत किशोर एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बोल रहे हैं कि वेस्ट से लेकर के नॉर्थ में जितने भी राज्य पड़ते हैं भारत के, इंक्लूडिंग कर्नाटका, वहाँ बीजेपी बहुत स्ट्रांग है और बीजेपी को कोई नुकसान होने नहीं जा रहा है।
और वो कह रहे हैं कि ईस्ट और साउथ में जितने भी राज्य पड़ते हैं, यानी बिहार से केरल तक, यहाँ बीजेपी कमज़ोर है। एक उदाहरण के तौर पर देते हैं कि महाराष्ट्र में उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, 25 सीट पर ऑलरेडी वो जीती हुई है बीजेपी और बाकी गठबंधन की मिला करके कहे तो 23 सीट अगर विपक्ष वाले ले भी आते तो कुछ बड़ा नुकसान उनका होने वाला नहीं है। मगर बिहार में बता रहे हैं कि सीट कम होगी, तो वो उनका ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि 300 सीट से कम नहीं हो रही है, हाँ 370 पार भी नहीं हो रहा है, ये कह रहे हैं वो। देखिए, तो आप भी इंडिया में घूमते हैं, आप भी गए थे अभी असम के दौरे पर, देखा हुआ आप वहाँ थे, और भी जगह पर जाते हैं, आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? क्या वो सही बोल रहे हैं? देखिए, हुआ है क्या, आप इसको अगर पीछे जाकर के देखें तो कई मरतबा माहौल बदला। जब नीतीश कुमार ने राहुल गांधी सबके साथ मिलकर के इंडिया अलायंस बनाया तो इस वक्त लगा कि बीजेपी ख़त्म है, सरकार बदल जाएगी। फिर बीच में बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपने साथ मिला लिया, झारखंड में ड्रामा हुआ, दिल्ली में हुआ, महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी को तोड़ दिया, अजित पवार को अपने साथ इन्होंने कर लिया। तो फिर इंडिया अलायंस कमज़ोर हुआ, इन लोगों की मीटिंग नहीं हुई। फिर जब जैसे इलेक्शन शुरू होता है, फर्स्ट फेज़ का चुनाव होता है, तो फिर एक माहौल बना कि लोगों में गुस्सा है, वो सड़कों पर नहीं आ सका, मीडिया ने नहीं दिखाया, लेकिन लोग मोदी के ख़िलाफ़ वोट कर रहे हैं। ख़ुद बीजेपी और आरएसएस में इख्तलाफ है, मोदी और बीजेपी में इख्तलाफ है, और ये चीज़ें उभर कर सामने आ गई है। ये भी सच्चाई सामने है कि जो इंटरनेशनल पॉलिसी वो बीजेपी के साथ नहीं है, 10 साल से ज़्यादा कोई पार्टी इक़्तिदार में नहीं रह सकी है। तो लोग मोदी से नाराज़ हैं, बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार या इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। ये में से साफ था, और इसी तरह वोटिंग होती रही, फर्स्ट फेज़ में, सेकंड फेज़ में, थर्ड फेज़ में। ये एक नैरेटिव बन गया। जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसने भी इस नैरेटिव को दिखाया। एक तरह से एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल आ गया कि बीजेपी 200 के पार नहीं जा पाएगी, 200 तक महदूद हो जाएगी। खुद मोदी साहब ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन बीच चुनाव में उन्होंने भी 400 पार बोलना बंद कर दिया। सीधा बोला कि बस हमारी सरकार बनेगी या 370 का हमें इनाम मिलेगा। अब जब ये नैरेटिव इतना मजबूत हुआ ना, तो मीडिया का भी एक अपना किरदार होता है, दिमाग से, माइंड से खेला जाता है। जब लोगों को पता चलेगा कि भाई बीजेपी तो हार रही है, 200 पार नहीं जाएगी, सारे मीडिया ये कह रहे हैं, और टीवी चैनलों से हर एक का एतमाद उठ चुका है, खा उसको देखता हो या ना देखता हो, सब जानते हैं कि टीवी चैनल वाले झूठ बोलते हैं। तो ये नैरेटिव बहुत मजबूत हो गया, और बीजेपी जैसे जैसे फेजेस बढ़ते जा रहे थे, बीजेपी का वोट फिसद जो है कम होता जा रहा था। अब देखिए कि वोट परसेंटेज जो है वो कम हो रहा है पिछले सालों के मुकाबले में। वोट परसेंटेज कम होने का मतलब है कि बीजेपी का वोट कम हो रहा है, बीजेपी हार रही है। तो इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए बीजेपी सोच रही थी क्या करे। अब मोदी साहब खुद अपने इंटरव्यू में बोलेंगे कि हम 400 पार जा रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अमित शाह खुद आकर के बोले कि हम 400 पार जा रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। तो भाई जो भी चुनाव लड़ता है तो बोलेगा। अब ये जिस एरिया में हम बैठे हैं ना, ये जो साउथ ईस्ट दिल्ली का लोकसभा एरिया आता है, ये हमें वोट डालने के लिए गया तो कुल 71 उम्मीदवार थे। 71 कैंडिडेट इस लोकसभा सीट से हैं, और उसमें से मैं सिर्फ 2 को जानता था। एक बीजेपी का उम्मीदवार, एक आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार, इंडिया अलायंस का उम्मीदवार, उसके अलावा का पता ही नहीं इतने। तो लेकिन उसमें से जितने 71 में से आप 2 निकाल दीजिए तो कितने बचे? 69 उम्मीदवार में से जिसको 100 वोट आए ना आए, उससे जाकर पूछेगा कि आपको कितना वोट आएगा, बोले हम तो जीत रहे हैं पक्का। कॉन्फिडेंस लेवल, दिल्ली पहुंच रहे, संसद में हम पहुंच रहे हैं, आपका भाई बिल्कुल एमपी बनेगा, आपको भरोसा करने की जरूरत है, वोट कीजिए, काम कीजिए, यही बोलेगा आपको। आप पत्रकार हैं, जानते हैं ना। कई मेरे जानने वाले, मतलब ये पहला लोकसभा चुनाव है कि मेरे बेहद करीबी जानने वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा है ना। और मुझे भी पता है कि उनको कितना वोट आएगा, उनको भी पता है। कॉन्फिडेंस सुन के हम सांसद बन रहे। तो जो भी चुनाव लड़ता है वो यही बोलता है। तो इसलिए लोगों को लगा कि हम लोग तो बोल ही रहे, मोदी साहब ने लगातार इंटरव्यू किए, अमित शाह ने इंटरव्यू दिया, लेकिन पता चला कि हमारे बोलने से नैरेटिव बिल्डअप नहीं हो पा रहा है। तब आखिर टाइम पर लाया गया प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर का इंटरव्यू कब आया? 5 फेजेस का चुनाव हो जाने के बाद प्रशांत किशोर का 5 फेज का चुनाव, जब चुनाव कंप्लीट हो गया और 5 फेजेस के चुनाव ने फैसला कर दिया कि सरकार इंडिया अलायंस की बन रही है, बीजेपी की नहीं बन रही है, तब आखिर के 2 फेज में गेम बदलने के लिए प्रशांत किशोर को लाया जाता है। सबसे पहले उसका इंटरव्यू एनआई पर कराया जाता है कि एनआई पर इंटरव्यू होगा तो एजेंसी है, तमाम चैनलों को जाएगा। उसके अलावा उसका इंटरव्यू इंडिया टुडे पर होता है। फिर दबार ने इंटरव्यू की, हालांकि करण थापर ने अच्छी तरह उनकी वाट लगाई है इंटरव्यू में। तो इस इंटरव्यू में वो सारी चीज़ें तस्लीम कर रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि क्या राम मंदिर मुद्दा बना, तो क्या कह रहे हैं वो नहीं बन सका। उनसे पूछा जा रहा है बेरोजगारी मुद्दा है, तो कह रहे हैं हाँ। कह रहे हैं कि राहुल गांधी की पदयात्रा का असर है, उसका लोगों में चर्चा है, तो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बेरोजगारी को, माने तमाम इश्यूज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। उसके बावजूद जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि सीट कितनी आएगी, तो कह रहे हैं 300 प्लस। तो मतलब साफ है कि आप कहीं ना कहीं एक नैरेटिव दे रहे हैं कि हम एनालिस्ट हैं, हम सर्वे करते हैं, तो एक माहौल जाएगा, हमारी बात का असर होगा। तो उनको ये बोलने के लिए कहा गया है। और एक हमारे दोस्त हैं, मिलर टाइम्स के लिए वीडियोस भी बनाते हैं, सैफ अली खान, उन्होंने बड़ा अच्छा एक सैफ अली खान, हाँ अच्छा। वो मतलब डबल रोल अदा करके उन्होंने बड़ा अच्छा एक वो
वीडियो बनाया है जिसमें वो पत्रकार भी बने हैं, प्रशांत किशोर भी बने हैं और वो पूछ रहे हैं। अच्छा, तो उन्होंने वीडियो बनाया है इस पर। अच्छा, मैं पिछले दिनों में भी रमज़ान का महीना चल रहा था तो एक प्रोग्राम हुआ था प्रशांत किशोर का, तो मैं भी खुद उसमें था। तो वो मुसलमानों को लेकर के, मतलब इस्लाम में जो बातें लिखी हुई हैं उसको लेकर के हिंट दे करके उसी पर बात करें। जैसे वो कह रहे थे कि आपके पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा था कि ज़िंदगी भर जद्दोजहद का क्या करो। मुसलमानों ने आज़ादी के बाद जद्दोजहद करना छोड़ दिया, पहले कांग्रेस के भरोसे रह गई। अब बिहार के मुसलमान तो कांग्रेस के बाद राजद, राजद के बाद जदयू के भरोसे रह गई। तो वो मतलब मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप मिले टाइम्स के चीफ एडिटर हैं, आप मुस्लिम में एक बहुत बड़ी ऑडियंस आपको देखती हैं, तो मुसलमानों का वहाँ कोई भविष्य है, मुस्तकबिल दिखता है आपको प्रशांत किशोर में? देखिए, मैं अपना तज्जिया क्या करूँ, उन्हीं के एक साहब आए थे, उनका मैंने इंटरव्यू किया, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है मिले टाइम्स पर भी वो इंटरव्यू। मैंने पूछा कि प्रशांत किशोर पर मुसलमान भरोसा क्यों करें। मुसलमान ने आरजेडी पर भरोसा किया, आरजेडी ने मुसलमानों को क्या दिया? मुसलमानों ने कांग्रेस पर भरोसा किया, कांग्रेस का भी जो मुसलमानों के लिए रवैया तो वही था कि मतलब सियासत में हिस्सेदारी की बात हो, मुसलमानों के इलाके में तरक्की और विकास की बात हो, हर एक पार्टी ने मुसलमानों को मायूस किया है। आरजेडी को मुसलमानों ने सब कुछ अपना दे दिया, अभी तक मुसलमान दे रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए कि मुस्लिम इलाकों में कितने स्कूल बने, कितने कॉलेजेस बने, एजुकेशन कितना मुसलमानों के एरिया में आया। नीतीश कुमार की सरकार बनी तो चलिए इन्होंने इंसाफ के साथ कुछ काम किया, मदरसों की सैलरी बढ़ाई, स्कूल को अच्छा बनाया, थोड़ा सा हर एक को स्कॉलरशिप दिया, मुस्लिम बच्चों ने भी फ़ायदा उठाया, लड़कियों की तालीम की शरह बढ़ी, नीतीश कुमार की जो स्कीम थी वो साइकिल वाली, उसका भी बच्चों ने फ़ायदा उठाया। लेकिन इसके बावजूद स्पेशली मुस्लिम इलाकों में आज भी स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं। आप जाएंगे सीतामढ़ी का मतलब या मुजफ्फरपुर का, दरभंगा का, सीमांचल का एरिया ले लीजिए, मतलब 20-20 किलोमीटर का एरिया है, कॉलेज नहीं है। सीतामढ़ी के किसी स्टूडेंट को अगर कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो दरभंगा जाना पड़ता है सीएम साइंस कॉलेज में। सीतामढ़ी में एक गोयनका कॉलेज है। मतलब एक ज़िला की आबादी 25 लाख है, 30 लाख एक ज़िला की आबादी है, और 30 लाख ज़िला की आबादी में एक कॉलेज है, गोयनका कॉलेज। गोयनका कॉलेज में कितने बच्चों का एडमिशन होता होगा? यूनिवर्सिटी तक नहीं है। एक ज़िला में कम से कम 25 कॉलेज होने चाहिए, तो एक कॉलेज है। 60 किलोमीटर दूर बच्चों को जाके सीएम कॉलेज में लेना पड़ता है। बच्चियाँ कैसे जाएगी? किसके वालिदैन हमेशा घर पर रहेंगे, उसको लेकर के जाएंगे एग्ज़ाम? अच्छा, अभी सरकार ने रूल नाफिज कर दिया कि क्लास भी लाजमी है, तो क्या बच्ची रोज़ाना क्लास करने जाएगी? फैमिली इतनी काबिल नहीं होती, इतने पैसे नहीं होते कि बच्ची दरभंगा में रहे, वहाँ रह के पढ़े, या पटना में रह के पढ़े, फिर उसका खर्च। तो पढ़ाई का खर्च ज़्यादा है सरकारी कॉलेज में भी, लेकिन उतनी फैसिलिटी नहीं है। हर ज़िला में 20 कॉलेज होने की जगह एक कॉलेज है। तो ये आज के हिंदुस्तान की बात है। 25 साल सोचिए क्या होगा। तो विकास पर काम नहीं हुआ, एजुकेशन पर काम नहीं हुआ, और किसी भी पार्टी ने नहीं किया। तो मैंने उनसे वही पूछा कि जब सब पार्टी ने नहीं किया तो आप कैसे मुझे यकीन दहानी करा सकते हैं कि प्रशांत किशोर काम करेंगे, और क्या इस बात की गारंटी है कि प्रशांत किशोर बीजेपी में नहीं जाएंगे? तो उनका क्या जवाब था कि मुसलमानों ने हर एक को एक मरतबा मौका दिया है, चांस दिया है, तो उनको भी दे देना चाहिए। तो इस जवाब में देखिए कि मतलब किस तरह ढीलापन है कि एक चांस दे दीजिए। अगर सबको आपने दिया है, सबको आपने चीफ मिनिस्टर बनाया, तो उनको भी बना दीजिए, कुछ भी करें। अभी जैसा मुस्लिम कम्युनिटी को जितना मैं समझ पाया हूँ कि एक तरीके से राजनीतिक रूप से बिल्कुल छूता हो चुका है, ठीक है। ऐसे दौर में प्रशांत किशोर आगे आते हैं, अकॉर्डिंग टू यू कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जो मंच पर जो बात सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं उसको तो मानेंगे ना। वो मुसलमानों की हिमायत में बात करते हैं, मुसलमानों को लेकर के बात करते, कहते हैं कि अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को भेजिए, ट्रेंड हम कर देंगे, उनको जहाँ जाना होगा वहाँ जाए। अभी वो एक बार भी चुनाव नहीं लड़े हैं जन स्वराज के बैनर तले। क्या आपको नहीं लगता कि इन सब जो हाइपोथेसिस आपके माइंड में जो बातें चल रही हैं, पूर्वाग्रह जो है आपके माइंड में, उन सबको एक किनारे रख करके एक मौका मैं भी मतलब मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि एक मौका उनको दिया जाना चाहिए कम से कम, कि भाई एक मौका दे के देखते हैं, इतनों का आजमाएं, इसको भी आजमा के देख लेते हैं, नहीं होगा तो फिर किनारे लगा देंगे, क्योंकि वोट की ताकत तो आखिरकार हमारे पास ही होती है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या आपको नहीं लगता कि एक मौका दिया जाना चाहिए उनको? आपके सवाल में 2 सवाल है। पहला सवाल ये कि वो बहुत सारे मुसलमान बच्चों को सियासत सिखाने की या ट्रेन करने की बात कर रहे हैं। हाँ। मेरा मानना है कि सियासत करने से खुद आ जाती है, अगर आपके पास शूर है, आपके पास सोच है, किसी के साथ रहकर सीख सकते हैं। जहाँ तक ये जो बात है कि उनको एक चांस देना चाहिए, मुसलमानों को एक बार उन पर भरोसा करना चाहिए, मेरी पॉलिटिकल सोच ये है आज के दौर में कि मुसलमानों को किसी भी पार्टी को वोट करने के बजाय खुद अपनी भी एक पार्टी बनानी चाहिए, और उन पार्टियों के साथ हमारा अलायंस होना चाहिए। आज अलायंस का ज़माना है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 2 अलायंस है, एक इंडिया अलायंस है, बीजेपी का अलायंस है। बीजेपी के अलायंस में 40 से ज़्यादा पार्टियां हैं, कांग्रेस के अलायंस में भी 26 से ज़्यादा पार्टियां शामिल है। तो
कांग्रेस के अलायंस में अगर आरजेडी हो सकती है, फलां पार्टी हो सकती है, तो एक पार्टी मुसलमान भी बनाए, उसमें भी सब लोग हो, मतलब उसका जो फाउंडर हो, प्रेसिडेंट हो, जो पॉलिसी हो मुसलमान के हाथ में, उसमें भी दलित हो, दूसरे समाज के लोग हो। जैसे आरजेडी है तो उसकी जो बाग दौड़ है वो लालू फैमिली के हाथ में है, लेकिन उसमें भी मुसलमान है, उसके फाउंडर मेंबर्स मुसलमान रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुसलमानों की कुर्बानी है, और हर पार्टी में इस तरह का मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन है। तो इसी तरह एक पार्टी ऐसी बने जिसकी बाग दौड़, जिसकी लगाम मुसलमान के हाथ में, उसमें भी सब लोग और मिलकर के चुनाव लड़े। जैसे बिहार में अगला चुनाव होगा 2025 का, तो आरजेडी अकेले तो चुनाव नहीं लड़ेगी, आरजेडी चुनाव लड़ेगी, उसके साथ कांग्रेस भी होगी, उसके साथ मुकेश सहनी की पार्टी भी होगी, हो सकता है कुछ और पार्टियां आ जाए, सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। तो मुसलमान अब आरजेडी को डायरेक्ट वोट करने के बजाय एक ऐसी पार्टी बने स्टेट लेवल पर सही, मुसलमान उस पार्टी को वोट करे और वो पार्टी उसके साथ अलायंस में हो। जैसे मुकेश सहनी की मिसाल ले लीजिए, मुकेश सहनियों की क़यादत कर रहे हैं, 3-4% सहनी का वोट है। वो पहले इधर उधर सहनी समाज के लोग वोट करते थे, उसने सन ऑफ मल्ला खुद को कहा, अपनी पार्टी बना ली। अब तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को अपने साथ मिलाया, उनकी पार्टी के साथ अलायंस किया, 3-4 सीट दिया, हेलीकॉप्टर में अपने साथ लेकर घुमाते हैं। अब देखिए कोई मुसलमान नजर आता है तेजस्वी यादव के स्टेज पर? नहीं आता है। किसी मुसलमान को आपने देखा? सवाल तो यहाँ तो आपसे भी होगा ना, अब मुसलमानों की आप बात कर रहे हैं, यादवों की पार्टी आमतौर पर कहा जाता है कि जो राजद है वो यादवों की पार्टी है। नीतीश कुमार के बारे में जातिवाद का कोई आरोप नहीं लगता, लेकिन कुर्मी वोटर जो है वो कुर्मी जाति से आते तो उनका है। सन ऑफ मल्लाह की बात कर रहे हैं आप, या फिर जो भी थोड़े रेडिकल जो क्या बोलते हैं हिंदू हैं, वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। आप मुसलमानों की हिमायत की बात करें तो मुसलमान कहाँ कोई ऐसी पार्टी निकल कर सामने आ रही है विकल्प के तौर पर कि जिनको सपोर्ट किया जाए, जिनको वोट किया जाए? देखिए पार्टी आती है लेकिन उनको पिनपनी नहीं दिया जाता है। हिंदुस्तान में जो सेकुलर धारा है, कांग्रेस हो या आरजेडी हो, दूसरी पार्टियाँ हो, मतलब 15% जो हिंदुस्तान में मुसलमान है ना, तो ये इन लोगों के लिए इक़्तिदार की शाह कलीद है, कुंजी है। मतलब बीजेपी अगर आज सत्ता में है तो 15% मुसलमानों की वजह से, कांग्रेस सत्ता में आती रही है तो भी मुसलमानों की वजह से, बीजेपी मुसलमानों की वजह से सत्ता में आती है, मुसलमानों को अपना दुश्मन बता करके कि 15 से 20% मुसलमान 80% मुसलमानों के दुश्मन है, तुम्हारी जायदाद को छीन लेंगे, कब्जा कर लेंगे, है ना। कांग्रेस भी मुसलमानों को वो ख्वाब डराती है बीजेपी से, अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो तुम्हारा कत्लेआम हो जाएगा, जेनोसाइड होगा, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की परमिशन नहीं मिलेगी, इसलिए हमें वोट करो। तो मुसलमान सोचे समझे बगैर वोट करता है कांग्रेस को या आरजेडी को, कुछ सवाल किए बगैर कि क्यों हम आपको वोट करें। अब जब भी कोई मुसलमानों की पार्टी आएगी, जैसे आसाम में AIUDF है या MIM है या पीस पार्टी है या SDPI है या INL, बहुत सारी पार्टियाँ हैं। तो ये सब पार्टियाँ जब चुनाव लड़ती है तो ये सारे लोग क्या करते हैं, डराते हैं कि देखो इसको वोट करोगे तो तुम्हारा वोट तकसीम हो जाएगा, बीजेपी को फ़ायदा होगा, और बीजेपी के आने से तुम्हारा कत्लेआम होगा, तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तुमको अपना लीडर चाहिए, अपना MP चाहिए, या मार खाने से बचना है, जेल जाने से बचना है। तो इस बात में तो सच्चाई भी है ना। देखिए बताइए, आप बीजेपी की सरकार को लेकर के अगर वो डरा रहे हैं तो मॉब लिंचिंग जो हुई, अभी जितनी भी मॉब लिंचिंग का जो कीवर्ड अगर कहीं कान में आपको या मुझे सुनाई पड़ी होगी, वो 2014 के बाद हुई, ठीक है। या फिर कहीं भी हेट स्पीच और कुछ भी दिया जा रहा है, BBC का रिपोर्ट कहता है 2014 के बाद 1800 हेट स्पीच दर्ज की गई है एक साल में, तो वो बीजेपी की सरकार में हुई। तो कहीं ना कहीं उनका जो इल्ज़ाम है कि बीजेपी आ जाएगी तो मुसलमानों के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। आप कभी अजान पर पाबंदी, कभी हलाला, कभी कुछ ये सब बीजेपी की सरकार में, तो उनका तो वो जो बोल रहे हैं वो तो सही है ना। इसमें अपने सवाल आपका ठीक है, लेकिन ये 10 साल बीजेपी की सरकार है, 2014 से 24, और 2004 से 2014 तक सरकार थी UPA की, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की, कांग्रेस लीड कर रही थी। दोनों सरकारों में मुसलमानों के साथ क्या हुआ, एक मुआवजा करने की हमें ज़रूरत है। जो पिछली सरकार थी 10 साल कांग्रेस की, तो उसमें मॉब लिंचिंग के केसेस नहीं आए, किसी को राह चलते किसी ने जय श्री राम बोलने पर मजबूर नहीं किया, इक्का दुक्का सामने आया। लेकिन उसमें क्या हुआ कि दहशतगर्दी के नाम पर मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। NIA बनाई गई कांग्रेस के दौर में, किसी भी मुसलमान को पकड़ा, बटलाहाव से उठाया, जाकिर नगर से उठाया, आजमगढ़ से उठाया, दरभंगा के में कई जगह है वहाँ से उठाया, और सीधे गिरफ्तार कर कह दिया कि ये दहशतगर्द है, इंडियन मुजाहिदीन का मेंबर है, अलकायदा का मेंबर, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं। कई लोग सऊदी अरब में काम कर रहे थे, उसको वहाँ से गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। UPA की जो सरकार थी कांग्रेस के उस दौर में, तो मुसलमानों की एक इमेज बन गई थी कि मुसलमान दहशतगर्द होते हैं, दाढ़ी टोपी लगाने वाले को दहशतगर्द कहा जाता था, एक इमेज बन गई थी। आप खबरें देखेंगे, बटला हाउस इनकाउंटर हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, मुसलमान अभी तक मांग करते रहे, कांग्रेस की सरकार खत्म हो गई कि अब जुडिशली इंक्वायरी कराइए, कांग्रेस ने नहीं कराया।
इनकाउंटर करके इल्ज़ाम लगा दिया कि मुसलमान दहशतगर्द होते हैं। और ऐसे दसियों केसेस हैं। मक्का मस्जिद बम धमाका हुआ, अजमेर बम धमाका हुआ, तमाम बम धमाके हुए और इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाए गए, मुसलमानों को दहशतगर्द बताया गया। और अब वो सारे मुसलमान जो कांग्रेस के दौर में दहशतगर्दी के इल्ज़ामात का सामना कर रहे थे, अदालतों से बरी हो रहे हैं, बेगुनाह साबित हो रहे हैं। बीजेपी की सरकार आई तो क्या हुआ, दहशतगर्दी का इल्ज़ाम नहीं लगा। बहुत सारे लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार किया, उठाया, लेकिन उमूमन उनको छोड़ दिया गया है। जो लोग गिरफ्तार हैं वो दहशतगर्दी के चार्जेस यूए पे तो लगा हुआ है, लेकिन उनका लिंक अलकायदा से नहीं जोड़ा गया। जैसे उमर खालिद की बात कीजिए या खालिद सैफ़ी की बात कीजिए या मीरान हैदर हैं इस टाइप के, या शर्जील इमाम है, ये जितने लोग हैं तो सीएम मूवमेंट की वजह से इनको गिरफ्तार किया गया। ये कम्युनिटी को लीड कर रहे थे, इनको लग रहा था कि कम्युनिटी के लीडर बन जाएंगे, तो इनको लगाया गया, लेकिन इनका लिंक नहीं जोड़ा गया। किससे? इंडियन मुजाहिदीन से, अलकायदा से। इस दौर में मॉब लिंचिंग हुई, तो मुसलमानों को दोनों हुकूमत में डराया गया, खौफजदा किया गया। उस दौर में जो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया जाता था तो पता क्या, बेटा को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया, कहा दहशतगर्द है। बाप एक लफ्ज़ अपने बेटे की हिमायत में बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इनकाउंटर में मार दिया जाता था तो कहता था कोई दहशतगर्द है, उसको छोड़ दो, उसकी हम लाश नहीं लेंगे। अब इस दौर में जो हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, किसी को मारा जा रहा है तो कम से कम पूरी कम्युनिटी का हर एक का सपोर्ट मिलता है कि गलत हो रहा है। तो मुसलमानों को दोनों हुकूमत में डराया गया, खौफजदा किया गया। पहले एक माँ अपने बेटे को बाहर अकेले ट्रेन में भेजने से डरती थी कि हो सकता है कि कोई सिविल ड्रेस में गिरफ्तार करके ले जाए कि दहशतगर्द है। इस दौर में डर लगता है कि कोई भीड़ आएगी और मार देगी। तो दोनों हुकूमत में हो रहा है। ये तो मैंने सिर्फ दोनों के 10 साल का कंपेयर किया। उससे पहले जाइए, कांग्रेस की हुकूमत थी, 1992 में कांग्रेस की सरकार थी, बाबरी मस्जिद शहीद हुई, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, वो बचा सकते थे। बाबरी मस्जिद का ताला जो खुलवाया वो कौन थे? राजीव गांधी। बाबरी मस्जिद का जो पूरा केस है, ये तो अभी की बात है ना, हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा हमको लग रहा है। 1949 में बाबरी मस्जिद में हिंदू समाज के लोगों ने दरवाज़ा तोड़कर मंदिर मूर्ति को रख दिया। मैं रोकना चाहूँगा यहाँ पर, आप कह रहे हैं राजीव गांधी की सरकार में बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया, ठीक बात है, फैक्ट है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसी राजीव गांधी की सरकार ने आज अगर देश में 2 माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा उसी राजीव गांधी की सरकार ने दिया था। तो मुसलमान इसको क्यों नहीं बोलता है? बिल्कुल, कांग्रेस के लोगों की शिकायत रहती है। ये यूनिवर्सिटी तो पहले से थी ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रही थी, ब्रिटिश दौर में थी, उसको इन्होंने देना था। इन्होंने मतलब आप जो दे रहे हैं तो सबके लिए दे रहे हैं ना। पूरे फाउंडिंग मेंबर से लेकर के आज तक जो भी कुछ किया गया है वो कांग्रेस की सरकार में जामिया मिलिया इस्लामिया को कहीं ना कहीं सींचा गया है। फाउंडिंग मेंबर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर के और बाकी लोग। नहीं, सवाल है कि आपने 2 ही यूनिवर्सिटी को क्यों दिया? इस देश में मुसलमानों की आबादी 25 से 30 करोड़ है। पुराना डेटा है 14% का। क्या 14% मुसलमानों के पास सिर्फ 2 माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए? अब क्रिश्चियनों के लिए देखें कितनी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है। तो अपने 2 यूनिवर्सिटी है जो हमारे आबा अजदाद ने बना रखी थी, उसको लाजमी देना। तो देने में आपको इतना टाइम लग गया। ये तो पंडित नेहरू के ही इनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे देना चाहिए था। मुसलमानों को जिद्दोजहद करते यहाँ तक आना पड़ा। अच्छा चलिए, बात जब चल रही तो मुझे याद आ गया कि जामिया की बात चली है। अभी कल परसों प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक स्पीच वायरल हुआ, हालांकि उसमें वो मीम के तौर पे वायरल हुआ कि इस्लामिया को इस्माइलिया बोल दिए थे, लेकिन वो आरक्षण को लेकर के भी बोल रहे हैं कि यूपी की सरकार ने मुसलमानों को आरक्षण दे दिया, SC ST का आरक्षण वहाँ से जामिया से ख़त्म कर दिया। तो कांग्रेस ने आपके जितना कुछ किया है, आप इन नहीं, देखिए मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इंडिया का जो सिस्टम ऐसा है ना कि जो भी सरकार आएगी मुसलमान प्रॉब्लम में रहेगा, मुसलमान डिस्टर्ब रहेगा। पार्टी नहीं बनाती अकॉर्डिंग टू यू। नहीं, मतलब आपको उसके लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी, कैसे हमें इन क्राइसिस को फेस करना होगा। मतलब आम मुसलमानों को एक बड़े सर्किल पर यह लगता है कि कांग्रेस की सरकार में मुसलमान अमन और सुकून के साथ रहेंगे, बीजेपी की सरकार में मुसलमान प्रॉब्लम मगर फील करते हैं। एक आम एहसास है आम मुसलमानों का, है ना। लेकिन जब गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा दोनों सरकार हमारे लिए सेम रहती है। ठीक है, बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस की सरकार बेहतर है ना, हर कोई ये चाहता है। कांग्रेस जो काम करती है थोड़ा सा सेकुलरिज्म वाली धारा पर चल करके, क्या होता है ना कि बीजेपी जो काम करती है डायरेक्ट करती है, कांग्रेस जो करती है थोड़ा सा ऐसे करके करती है, मगर करती दोनों है। इंडिया का जो सिस्टम बना हुआ है ना वो ऐसा है कि मुसलमान नहीं रह सकता। अब सिर्फ ये 10 साल 20 साल के बाद में हाशिमपुरा कत्लेआम, मलियाना कत्लेआम, भागलपुर फसाद, इतने सारे फसादात हुए किस हुकूमत के दौर में? वो तो बीजेपी में हुए, उसमें भी वो तो सिस्टम ऐसा है। तो मुसलमानों को इंडिया में थोड़ा सा कैसे इज्जत के साथ रहना है, कैसे उनको
अपनी शान के साथ रहना, उस पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाकर काम करने का। अच्छा, एक सवाल जो ऑडियंस भी एक्सपेक्ट नहीं किए, हो सकता है अभी एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, वो सवाल मैं पूछ ही लेता हूँ कि इस सारा जो फसाद का जड़ है, जो बातचीत चल रही है और प्रशांत किशोर को लेकर के बातचीत चल रही थी, वो बीजेपी है कि बीजेपी की तरफ मतलब मुसलमान बिल्कुल सोचते ही नहीं, बीजेपी को सुनते ही जहन में आता है कि नहीं ये कोई बाहरी पार्टी है, कुछ ऐसा एकदम जहन में आता है, तसव्वुर ही नहीं करते कि बीजेपी को वोट देना है और बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। क्या आपको नहीं लगता कि मुसलमानों को एक बार दिल खोल करके, क्योंकि मुसलमानों को मुद्दा बनाए जाते हैं बीजेपी की तरफ, दिल खोल करके बोल दे कि बीजेपी को हम वोट करेंगे, उनका मुद्दा ही खत्म हो जाएगा? एक बार दिल खोल के वोट कर दे। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मेरे दिल में भी कई बार यही ख्याल आता है, मैं भी लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपने पूछ लिया। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ना बीजेपी से बचना चाहती है। इसी चुनाव में नरेंद्र मोदी साहब बीजेपी ने जितना हिंदू मुसलमान किया, शुरू में नहीं हिंदू मुसलमान कर रहे थे ना, पहले फेस का जैसे चुनाव हुआ फिर उन्होंने हिंदू मुसलमान कर दिया कि मुसलमान आपकी दौलत पर कब्जा कर लेंगे, मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, कांग्रेस ये कर देगी वो कर देगी। पूरा मकसद क्या था? मुसलमानों से डराना कि हिंदू वो जो वोट है हमारा वो पूरा हमको दे, उधर ना जा सके। तो कई मरतबा जब मुसलमान उनको वोट देना चाहते हैं, सोचते हैं कि चलो उसको भी ट्राई कर ले, तो ऐसा माहौल बना देते हैं ना कि चाहते हुए भी कोई मुसलमान एक तरफा मोहब्बत करके देखते, फिर भी चलो ठीक है तुम नफरत फैलाओ, मैं मोहब्बत। इसके लिए हमारी कम्युनिटी को आना पड़ेगा। देखिए मैं क्या मानता हूँ कि ये जो है ना, एक मरतबा ऐसा रिस्क लेना भी चाहिए, लेकिन जो बेहतर है मुसलमानों के लिए कि मुसलमान किसको वोट करे ना करे, लेकिन मुसलमान किसके साथ है ये ओपन नहीं होना चाहिए। सिखों की बहुत अच्छी पॉलिसी है, क्रिश्चियन की बहुत अच्छी पॉलिसी है। सिख 2% है, क्रिश्चियन भी 2% है। क्रिश्चियन सारी पार्टियों में, सिख सिर्फ 2% है ना। पंजाब में उसके बगैर मुख्यमंत्री नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं बरसा। सारी पार्टियों में की रोल पर उनके लोग मिलेंगे, कांग्रेस में भी मिलेंगे, बीजेपी में भी मिलेंगे। कई सारा जो मंत्रालय है वो सिखों के हाथ में है, क्रिश्चियनों के हाथ में है ना। लेकिन कोई मुसलमान है आपको, अगर किसी मुसलमान को मंत्रालय मिल भी जाए किसी भी गवर्नमेंट में, तो कौन सा माइनॉरिटी अफेयर्स का? बीजेपी ने उसको भी इस बार ख़त्म कर दिया, किसी मुसलमान को नहीं दिया मुख्तार अब्बास नकवी के बाद। तो मुझे लगता है कि मुसलमानों से पॉलिटिकल गलती क्या हुई कि मुसलमानों ने अपने आप को हमेशा कांग्रेस का जोड़ करके बता दिया कि वी आर परमानेंट वोट बैंक ऑफ कांग्रेस, या बिहार में आरजेडी या बिहार में समाजवादी पार्टी। मुसलमानों को ऐसा अल्टरनेटिव होना चाहिए कि ये नहीं तो वो, या नहीं तो कम से कम एक मरतबा नाराज़गी का इजहार करना चाहिए। तो मुसलमानों के साथ जो टेग लग गया ना कि कांग्रेस के वोट बैंक है, तो इसका मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। आप वोट जिसको दीजिए, लेकिन आप किसी को परमानेंट दोस्त या दुश्मन मत बनाइए। नहीं बने। आखिरी में कैमरे की तरफ देख करके आपको बात प्रशांत किशोर से शुरू हुई थी, तो प्रशांत किशोर बड़ी ख़त्म होगी। प्रशांत किशोर की टीम काफ़ी एक्टिव रहती है सोशल मीडिया पर, वो देखते होंगे, तो हो सकता है इंटरव्यू उनके पास पहुँचे। तो क्या मैसेज है आपका सीधे प्रशांत किशोर से, क्या कहना चाहेंगे आप एक बिहारी होने के हैसियत से, एक मुसलमान होने के हैसियत से और एक जर्नलिस्ट होने की हैसियत से? व्हाट विल यू से प्रशांत किशोर? देखिए, प्रशांत किशोर को मैं तो एक काबिल बासलाहियत इंसान मानता हूँ, उनमें अच्छी खूबियाँ हैं। खुद मेरा एहसास था जब वो शुरू में आए थे कि प्रशांत किशोर बिहार के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनके पास एनर्जी है, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास आइडियाज़ हैं। लेकिन प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में आ जाते हैं। इस मरतबा भी बहुत अच्छा जा रहा था। इंडिया अलायंस की सरकार बनना ज़रूरी है, क्योंकि बीजेपी ने माहौल को ख़राब कर दिया है, पाबंदियाँ लगा दी है, लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, स्पेस नहीं मिल रहा, हर कोई नाराज़ है। मुसलमानों को नुकसान नहीं हो रहा, अगर जॉब नहीं मिल रही तो उनको ज़्यादा जॉब नहीं मिल रही, उनका ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मुसलमान तो पहले ही चाहते हैं कि वो ना मिले। मुसलमान तो सिर्फ इतना चाहता है कि जो देश की जो विचारधारा है, जो यहाँ का आइन है, जो सेकुलरिज्म है, वो बाकी रहे। जो हिंदू मुसलमानों के साथ दरमियान एक जहती है, जो सैकड़ों साल पुरानी तहजीब है, वो बरकरार है। बाकी कुछ ज़्यादा किसी भी सरकार से मुसलमानों को नहीं चाहिए होता है, तो इसलिए लोग सरकार बदलने की बात कर रहे हैं। अब प्रशांत किशोर ने उस परसेप्शन को ख़त्म करने की कोशिश की और बीजेपी के इशारे पर उन्होंने किया, ये उन्होंने गलत किया और अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार लिया है। मैं तो यही कहना चाहूँगा प्रशांत किशोर से कि आप में काबिलियत है, आप में खूबी है, आप में एनर्जी है, आपके पास तजर्बा है। आप किसी के पपेट बनकर मत रहिए, आप किसी के इशारे पर काम मत कीजिए, आप अपने दम पर काम कीजिए। आप इलाके में या गांव में 5 गाड़ियां मत घुमाइए, आप ज़िला में 5 गाड़ियां घुमाइए, साइकिल पर अपनी रैलियां करवाइए, लेकिन किसी से पैसा मत लीजिए, अपने दम पर कीजिए। लोग खुद आपके पास आएंगे और आपकी एक हैसियत होगी और बिहार को एक नई लीडरशिप मिलेगी। लेकिन आप इस तरह करेंगे तो मैसेज वाज़ेह तौर पर जाएगा कि आप किसी के लिए काम कर रहे हैं और किसी को भी एक मरतबा डसा जा सकता है। बार बार आप डसेंगे तो लोग आप पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। सर बताएं, आप बिहार से हैं और बाकी बिहार को लेकर के आपने जो चिंता जाहिर की बताया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारा इंटरव्यू इतना लंबा नहीं होना था लेकिन हो गया। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया नैयर, आपने अच्छे सवाल किए, अच्छा इंटरव्यू। ये थे शम्स फरीद कासमी साहब, मिले टाइम्स के चीफ एडिटर हैं। चूँकि मैंने बताया बार बार इंटरव्यू के दौरान कि बिहार से हैं,
एक मुस्लिम आइडेंटिटी है, प्लस में मिले टाइम्स के चीफ एडिटर हैं। पूरे देश भर में ये घूमते रहते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं। तो वहाँ के माहौल कोई जो वहाँ पे, या फिर प्रशांत किशोर से मैं जहाँ तक जानता हूँ इनका कोई पर्सनल खुन्नस नहीं है, जो ऑब्जर्वेशन था उनका उन्होंने बताया। तो देखते रहिए मिले टाइम्स। बहुत बहुत शुक्रिया।